नमस्कार। आनंद कला मंच पर हम आपको मिलवाते रहते हैं समय समय पर ऐसे प्रबुद्ध जनों से जिनके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ ऐसा विशेष होता है जो आम आदमी को तो प्रेरित करता ही करता है। उनके जैसे जो और व्यक्ति होते हैं उनको भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आदरणीय घमंडीलाल अग्रवाल जी। आप बाल साहित्यकार हैं और साहित्य के क्षेत्र में आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 157 पुस्तकें आपकी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 200 के करीब आपको सम्मान मिल चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का बाबू बाल मुकुंद सम्मान भी आपको मिला है। तो आज आप आनंद कला मंच स्टूडियो में आए तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ ऐसी चर्चा कर ली जाए जो दूसरे साहित्यकारों के भी काम आए। तो विशेष रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ये अपनी कोई पांडुलिपि आनंद कला मंच प्रकाशन के पास प्रकाशन के लिए भिजवाते हैं तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि वो मतलब पांडुलिपि देखते ही एक नज़र में समझ में आ जाती है कि इसमें से किस तरह से हमें क्या लेना है और इसकी प्रस्तुति किस तरह से हो कि जल्दी से जल्दी एक पुस्तक तैयार हो जाए। जबकि कई साहित्यकार क्या करते हैं कि वो अपनी तरफ से चाहते तो ये हैं कि उनकी पुस्तक जल्दी प्रकाशित हो जाए, लेकिन वो जल्दी प्रकाशित नहीं हो पाती है क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता होती है लेखक अथवा लेखिका के परिचय की, जिसके लिए उनको सबसे पहले कहा जाता है और बाद तक भी वो औपचारिकता पूरी नहीं हो पाती है। कभी फ़ोटो रह जाती है तो कभी परिचय में सुधार अंत तक चलता रहता है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी बातें होती हैं, आज इनसे हम चर्चा करेंगे। तो घमंडीलाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और आपकी ये पुस्तक मेरे हाथ में है, प्यारी प्रकृति हमारी। जी हाँ दर्शकों, ये पुस्तक है इनकी लघु कविता की पुस्तक है। तो इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी पांडुलिपि इन्होंने किस तरह से तैयार करके हमें भिजवाई। सबसे पहले तो आइए आपको दिखाते हैं इनकी जो पांडुलिपि हमें प्राप्त हुई है उसकी एक आपको झलक दिखा देते हैं। तो ये इनकी पांडुलिपि हमें प्राप्त हुई, प्यारी प्रकृति हमारी। तो इस तरह से ये तैयार करके भिजवाते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो घमंडीलाल जी, आपका ये जो तैयार करने का तरीका है ये औरों से कुछ अलग है। जैसे कि प्यारी प्रकृति हमारी, आपने एक एक चीज़ को इसमें तैयार किया हुआ है कि सबसे पहले कौन सा पृष्ठ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद जो प्रकाशक का पेज है, जैसे कि प्रकाशक इस तरह से अपना हाफ टाइटल पेज लगाता है और उसके बाद यदि हम चलते हैं तो इस तरह से पुस्तक का टाइटल होता है। और पुस्तक के टाइटल के बाद की यदि हम बात करें तो इसमें जो प्रकाशक का पेज होता है वो भी ये तैयार करके भेजते हैं। देखिए आप किस तरह से इन्होंने अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है। बाकी रहता है केवल ISBN। तो ISBN के लिए अप्लाई करता है प्रकाशक, और जब प्रकाशक को ISBN मिल जाता है तो वो अपनी स्क्रिप्ट में उसको जोड़ देता है, डाल देता है, और मूल्य वगैरह संस्करण वगैरह सब कुछ निर्धारित होने के बाद ये प्रकाशक का वर्सो पेज तैयार होता है। वर्सो पेज के बाद बारी आती है समर्पण पेज की, यानी कि समर्पण वाला पेज एक ऐसा पेज होता है, यानी वो पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके ऊपर उस व्यक्ति का चित्र जाता है जिसको आप मतलब अपनी पुस्तक समर्पित करना चाहते हैं। चित्र ना जाए तो ना सही, उसमें क्या होता है, उसमें उस व्यक्ति का संक्षिप्त सा परिचय, उसका नाम वगैरह सब कुछ दिया होता है। तो चलिए हम ये सब ज़्यादा आपसे चर्चा न करके आदरणीय घमंडीलाल जी को ही उनकी ये पांडुलिपि देते हुए हम जानना चाहेंगे कि ये सब कलात्मक तरीके से करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। आनंद जी, मेरा लेखन 1970 से शुरुआत हुई जी। उस समय पत्र पत्रिकाओं में, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं के छपने का क्रम शुरू हुआ। तो मैंने उनकी शब्दावली संपादकों से सीखी कि किस तरह से रचनाएं हमें भेजी जानी चाहिए। तो ये आदत शुरू से ही, मौलिक, अप्रकाशित, अप्रसारित, ये सबसे पहले हमें ये घोषणा करनी पड़ती है। रचना उसके बाद की बात होती है। जी। सबसे पहले हम आश्वस्त करें संपादक को या प्रकाशक को कि ये हमारी अपनी है जी। उसके बाद आगे हाँ, मतलब उसके बाद आपकी पांडुलिपि का नंबर आता और है। घमंडीलाल जी, मैं ये बता देना चाहूँगा बतौर प्रकाशक कि जब हम ISBN के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें भी इसी बात की ज़रूरत पड़ती है कि वो पांडुलिपि जो है वो लेखक की अपनी मौलिक कृति है, तो ही मतलब ISBN अप्लाई मतलब किया जा सकता है। जबकि कुछ लेखक लेखिका सोचते हैं कि भाई ये हमसे प्रकाशक क्यों पूछ रहा है कि मौलिक हमारी रचना है या हमारी कृति है। तो इस तरह से कुछ इसमें लेखक लेखिकाएं जो हैं वो कहते हैं कि भाई मैं मौलिकता प्रमाण पत्र नहीं देना चाहता, जबकि कॉपीराइट उनका है तो देना चाहिए ना।
तो ठीक है, इसके बारे में आपने बताया कि लेखक लेखिका को सबसे पहले ये देना चाहिए अपनी पांडुलिपि के ऊपर, ताकि प्रकाशक को कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा आप आगे अपनी इसके ऊपर चर्चा को जारी रखें। पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने का काम ठीक वैसा ही जैसे दर्जी के पास जाकर के माप देना। जी जी। जब तक आप सही माप सही कपड़ा नहीं इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो माप जरूरी है, कपड़ा हल्का बढ़िया ये क्वालिटी दूसरी बात है, तो माप बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक वैसे ही पांडुलिपि का आवरण, उसकी भाषा, जिस तरह से वो प्रस्तुत की जानी चाहिए, ठीक उसी के अनुरूप मापदंडों पर हो। उसके बाद रचना का नंबर आता है, उसको आप एक बार तैयार करके पुनः अपनी नज़र में फिर दोबारा देख लें। यानी अपनी पांडुलिपि के आप खुद संपादक बने। जी जी। प्रकाशक को संपादक बनाने के पहले स्वयं आप संतुष्ट हो जाएं, हाँ भाई अब इस पांडुलिपि में लगभग मुकम्मल हो गई है। क्योंकि देखिए कई बार क्या मतलब अक्सर लेखक लेखिका के बारे में ये देखा जाता है कि वो पांडुलिपि तो जल्दी जल्दी में तैयार कर देते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि जब प्रूफ देखेंगे तो गलतियां ठीक कर लेंगे, जबकि उनको मालूम होता है कि यहाँ बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु आएगा, नुक्ता आएगा, तो इसमें क्यों नहीं वो पांडुलिपि की तैयारी के टाइम ये आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया। लेखक जल्दी में लिख करके पांडुलिपि अपनी दे देते हैं प्रकाशक को, फिर जब पहला प्रूफ आता है तो उसमें कहेंगे इसमें 100 गलतियां, 150 गलतियां, आधी गलती तो खुद लेखक ने पहले से ही छोड़ी हुई होती है, जिनको वो अगर ठीक करके भेजते तो इतनी गलतियों की गुंजाइश नहीं रहती है। तो वो सारा प्रकाशक को भी दिक्कत, लेखक को भी दिक्कत, दोनों को दिक्कतों का सामना करने का नतीजा ये निकलता है कि पुस्तक के प्रकाशन में काफ़ी समय लग जाता है, और फिर जल्दीबाजी में पुस्तक निकालने के चक्कर में फिर कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं। इसलिए पुस्तक की पांडुलिपि ठीक ढंग से तैयार हो, और पुस्तक प्रकाशन के लिए उतना समय मिलना चाहिए जितने में वो आराम से तैयार हो सके। पुस्तक जिस तरह माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका समय निर्धारित है, इतने समय में ही ये अच्छा बेबी होगा, तो ठीक वैसे ही पुस्तक का भी। हाँ, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से उसकी देखभाल शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो इसी तरह से यदि आप अपनी एक अच्छी पुस्तक चाहते हैं कि भाई आपकी पुस्तक एक अच्छी पुस्तक के रूप में पाठकों के सामने आए, तो उसकी साज सज्जा, देखभाल, ये सभी मतलब पहले से ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ। तो प्रूफ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? प्रूफ रीडिंग किस तरह से हो, उसमें क्या कुछ किया जाए? प्रूफ रीडिंग के लिए सबसे पहले तो लेखक को शब्दों का सही ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे कहीं संदेह है तो डिक्शनरी से कंसल्ट करके सही शब्द लिखें, और जब प्रूफ आए तो आप उनमें कोई छोटी मोटी गलतियां रह जाएं प्रूफ की तो आप उनको सही कर सकते हैं। और प्रकाशक और लेखक का संबंध मधुर संबंध होता है, वो खटास वाला संबंध नहीं है कि आपने ये छोड़ दी वो छोड़ दी गलती। आप अपनी गलती को भी स्वीकार करें, प्रकाशक अपनी गलती को स्वीकार करें, दोनों मिलजुल करके। क्योंकि देखिए आपने बताया ना प्रकाशक और लेखक के मधुर संबंध होने चाहिए, तो यहाँ पर एक अनुभव की बात मैं बताना चाहूँगा कि एक लेखिका की जो पांडुलिपि हमारे पास आई, तो हमने उसकी पांडुलिपि के मुताबिक पुस्तक को बहुत अच्छे से तैयार किया और उसको मतलब आखिर तक ये दिखा करके संतुष्ट करने की कोशिश की कि जो उसने दिया था वो हमने उसको दे दिया वापस, एक भी गलती हमने अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। लेकिन बाद में उसने कहा कि ये तो मेरे लिए पांडुलिपि जो थी ना वो मैंने छोड़ दी उसमें गलतियां, और मैं तो इनको गंगा में बहाऊंगी। अब चाहे वो गंगा में बहाए, चाहे मतलब रत्नाकर में बहाए, सागर में बहाए, तो इसका कोई मतलब समाधान नहीं। इसका सीधा सा समाधान ये है कि एक बार हमने लिख ली तो हर शहर में सीनियर वरिष्ठ लेखक जरूर होते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो हमें उनसे एक बार संपर्क कर लेना चाहिए। और किसी से पूछने में व्यक्ति छोटा नहीं होता, उसका कद बड़ा होता है, और जिससे पूछा जाता है उसका भी सम्मान बढ़ता है। तो हमें अपना पूरी पांडुलिपि तैयार करके एक बार सलाह मशवरा कर लेना चाहिए ताकि गलतियों की गुंजाइश न रहे। तो ये जो आजकल जो नए लेखक लेखिकाएं हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नए लेखक लेखिकाओं से मेरा यही सुझाव है, जैसा मैंने शुरू से अनुभव किया कि हम लेखन करें, बहुत अच्छा करें। हर माँ अपने बेटे को सुंदर समझती है, अच्छा समझती है, लेकिन जब तुलना की जाती तब पता चलता कहाँ हमारे अंदर कमियां रह गई। तो हम अपना खूब अच्छे से लिखें और फिर किसी वरिष्ठ लेखक को दिखाएं और सुझाव लें और फिर उनमें सुधार करें। और जब बिल्कुल बहुत अच्छी पांडुलिपि रचनाएं हो जाएं तब उनको प्रकाशन के
मार्ग पर लाएं, क्योंकि एक बार प्रकाशित होने के बाद फिर दोबारा उन रचनाओं में दोबारा तो छपेगी नहीं। तो आपकी ये जो पांडुलिपि थी प्यारी प्रकृति हमारी, हाँ जी, इसके अनुसार आनंद कलामंच प्रकाशन ने आपको ये पुस्तक तैयार करके दी। जी हाँ। आप कितने संतुष्ट हैं इसके? क्योंकि मैं तो इससे 100% नहीं बल्कि 101% कहूँगा। चलिए शुक्रिया। क्योंकि उन्होंने इसके प्रूफ दिखाने में वो कहते कहते थक लिए, उनका हो गया, फाइनल हो गया, सेकंड में रीडिंग में फाइनल हो गया, फिर भी वो भेजते रहे। इसलिए मुझे तो मैं तो एक बार फाइनल कर देता, एक बार फर्स्ट प्रूफ आया देख करके बस करेक्शन लग गई, हो गया फाइनल। और इसके बाद की आपकी ये एक और पांडुलिपि मेरे हाथ में है, हाँ। इसका शीर्षक है तलाश एक श्रवण कुमार की। इसके आज आपने यहाँ पे प्रूफ चेक किए हैं और संशोधन करवाया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आपने प्रूफ देख लिए, आज खुद बैठ के कंप्यूटर पे सब कुछ लगवाया है, तो कैसा लग रहा है आपको कि ये पुस्तक भी इसके जैसी बनेगी? देखिए, प्रूफ अगर लगने में आप प्रकाशक के साथ कंप्यूटर पर बैठ जाए तो सोने पर सुहागा, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। फिर तो कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। अगर फिर भी गुंजाइश है तो आपकी अपनी लेखक की कही जाएगी, प्रकाशक का उसमें 1% दोष नहीं है, क्योंकि प्रकाशक और लेखक दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। और प्रूफ रीडिंग अगर ढंग से है तो उसके करेक्शन लगने में बिल्कुल समय भी नहीं लगता। और दर्शकों, आपसे हम एक और बात साझा करना चाहेंगे कि घमंडी लाल जी जब भी अपनी कोई पांडुलिपि भिजवाते हैं तो उसका पैकेट देखिए इस तरह से तैयार करते हैं। इस पैकेट में कहीं भी एक ऐसी गुंजाइश आपको नहीं मिलेगी कि इसमें कागज़ बीच में मुड़ जाएं, हिल जाएं, डुल जाएं या बरसात में कहीं ख़राब हो जाएं, क्योंकि एड्रेस लिखने के बाद ये ऊपर देखिए इस तरह से वो टेप जो है वो लगाते हैं, और अगर इसके ऊपर पानी की बूंदें भी आएंगी या डाक में कहीं और कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश होगी तो वो नहीं होगी। डाकिया अगर चाहेगा कि एड्रेस को काट के मैं गलत लिख दूं या कुछ और कर दूं, कई बार डाकिया गुस्ताखी करते हैं, तो वैसी गुस्ताखी की भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, इस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने अपनी अगली पांडुलिपि जो है वो किस शीर्षक से इस लिफाफे में हमें भिजवाई है। और इन्होंने लिफाफा तैयार कर लिया था, लेकिन कल ही जब इनका फ़ोन आया तो मैंने कह दिया कि डाक से भिजवाने की बजाय आप आ जाइए दर्शकों के लिए, यानी कि और जो नए लेखक लेखिकाएं हैं उनके लिए भी आपसे एक चर्चा करेंगे आनंद कलामंच प्रकाशन में, आनंद कलामंच स्टूडियो में। तो इन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और ये आए हैं। तो देखिए, इन्हीं के हाथों से खुलवा लेते हैं इसको, ये खोलेंगे और दिखाएंगे कि इसमें क्या है। लीजिए घमंडी लाल जी। आपने पुस्तकों का लोकार्पण देखा होगा, लेकिन आज पांडुलिपि का लोकार्पण लेखक के ही हाथों देखिए, और फिर देखिए कि इन्होंने किस पांडुलिपि को कितने अच्छे से तैयार किया है। और उसी तरह से यदि आप भी तैयार करके भिजवाएंगे तो अच्छा लगेगा एक प्रकाशक को भी। प्रकाशक चाहे हम हो या कोई और हो, उसको यदि आप एक अच्छी पांडुलिपि देंगे तो वो आपकी पुस्तक अच्छी तैयार करके देगा और जल्दी से जल्दी देगा। तो इसमें इन्होंने पहले तो ऊपर मैंने इसका मौलिकता का प्रमाण पत्र लगा रखा है। इन्होंने जो मौलिकता का प्रमाण पत्र दिया है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पुस्तक प्रकाशनार्थ मौलिक एवं अप्रकाशित पांडुलिपि पानी तेरी अजब कहानी भेज रहा हूँ, आशा है कि सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये इन्होंने प्रकाशक के नाम लिखा है। पुस्तक पेपर बैग में रहेगी, यानी कि ये परफेक्ट बाइंडिंग रहेगी इसकी, और जिसकी 50 प्रतियां मैं लूँगा। ये अपनी तरफ से इन्होंने पहले ही लिख दिया कि कितनी प्रतियां चाहिए। बार बार मतलब प्रकाशक को ये कहना नहीं पड़ता कि आपको कितनी प्रतियां चाहिए, तो उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले लिख दिया है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या 128 रहेगी। ये शाहवार लिखने के बाद इन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो इतना होने के बाद प्रकाशक को ये सिरदर्दी नहीं रहती बार बार पूछने की कि आप कितनी प्रतियां लेंगे, किस उसमें आपकी पुस्तक प्रकाशित होगी, पेपर बैक में जाएगी या हार्ड बाउंड में, सब कुछ पहले से ही क्लियर है। तो ये इन्होंने लिखा है। और देखिए, इन्होंने प्रकाशक की सुविधा के लिए पानी तेरी अजब कहानी का जो चित्र है, जो पुस्तक के आवरण पर जाना है, वो भी पहले से ही अपनी तरफ से सुझाव दिया हुआ है कि भाई इस तरह का चित्र मुझे चाहिए। तो कवर डिजाइन करने वाला जो होगा उसको इस तरह से दिक्कत नहीं आएगी, ये हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद जब अगले पेज के ऊपर हाफ टाइटल जाना है तो वो भी देखिए, इन्होंने केवल हाफ टाइटल ही पेज के ऊपर लिखा है, जबकि बाकी में क्या देखते हैं हम, जो नए लेखक लेखिकाएं हैं वो इस तरह से हाफ टाइटल लिखते ही नहीं। एक बार बस लिखा और नीचे चलते चले गए और मैटर आता चला गया। तो उसमें जो पेज मेकर में सेट करने वाला होता है, पेज मेकर में किताब को एक मतलब रूप देने वाला व्यक्ति होता है, उसके सामने दिक्कत होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके बाद इन्होंने ये टाइटल पेज बनाया,
आप देखिए इन्होंने पानी तेरी अजब कहानी लघु कविता संग्रह लिखा हो इन्होंने और नीचे अपना नाम लिख दिया। इसके बाद जो चीज़ें आती है वो प्रकाशक वाला पेज है, ये इन्होंने तैयार कर दिया पूरी तरह से। यहाँ पे ISBN के लिए जगह छोड़ दी। तो अब प्रकाशक की तरफ से ISBN अप्लाई किया जाएगा, उसके लिए अप्लाई किया जाएगा और जब मिल जाएगा तो यहाँ भर दिया जाएगा और इस तरह से सब कुछ तैयार होता चला जाएगा। फिर ये है समर्पण। समर्पण में इन्होंने लिखा है देश की ख्यात लब्ध एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सुकीर्ति भटनागर को सादर समर्पित। तो ये पुस्तक इन्होंने इनको समर्पित की है, जबकि उन लेखिका महोदया को अब तक ये पता भी नहीं होगा कि आपके समर्पण में एक पुस्तक तैयार हो रही है और आदरणीय घमंडी लाल जी आपको समर्पित करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ प्रकाशक के पास इन्होंने पहले से लिख के भेज दी, तो पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई किसे समर्पित कर रहे हैं और कितने पेज की रख रही हैं, इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। फिर ये इसमें भूमिका इन्होंने लिखवाई है आदरणीय प्रोफेसर रूप देवगुण जी से, जिन्होंने लघु कविता के तत्व निर्धारित किए हैं और बहुत सारा काम लघु कविता के क्षेत्र में उन्होंने किया है। तो इस तरह से ये भूमिका वाली जो मतलब सामग्री थी ये इन्होंने मूल रूप में अपनी इस पांडुलिपि के संलग्न करके भिजवाई है। फिर है ये आत्मकथ्य, ये इनकी तरफ से स्पष्ट है पूरे का पूरा। उसके बाद अनुक्रम देखिए, अनुक्रम भी पूरा है, जबकि हम लेखक लेखिकाओं को कहते रहते हैं कि आप अनुक्रम तैयार करके दीजिए, तो वो इसमें आलस से करते हैं ज़्यादातर, ये इसलिए इन्होंने ये पहले से कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी लेखक लेखिकाएँ भी यदि इस तरह से करने लगें तो बहुत सुविधा हो सकती है। तो इस तरह से ये देखिए इन्होंने अनुक्रम पूरा किया और अनुक्रम पूरा करने के बाद ये इनकी यहाँ से सामग्री शुरू होती है लघु कविताओं की। खंड 1 पानी क्या है, तो इस तरह से पहली कविता यानी कि लघु कविता इन्होंने दे दी। और लघु कविता में विशेष नियम यह है कि इसमें 10 पंक्तियाँ होती हैं, तो इन्होंने 10 ही पंक्तियाँ रखी हैं। और ये शीर्षक इन्होंने देखिए अलग रंग से लिखा हुआ है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ज़्यादा घमंडी लाल जी एक बार इसके ऊपर चर्चा कर देंगे कि इसमें क्या है, तो अच्छा रहेगा। और बताइए आप कुछ विशेष यदि कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से, अपने नए लेखक लेखिकाओं से, तो हम आपका स्वागत करते हैं। जी, पानी के ऊपर लिखने की प्रेरणा मुझे अपने आसपास के परिवेश से ही मिली। जी, आजकल हम देखते हैं कि गलियों में सड़कों पर पानी बहता रहता है, लोग गाड़ियां धोते हैं, जितनी पानी की आवश्यकता होती है उससे कई गुना खर्च कर लेते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि पानी का उपयोग मत करो, लेकिन पानी का दुरुपयोग मत करिए, दुरुपयोग मत कीजिए। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि पानी के ऊपर कविताएं लिखी जाए। तो पानी के ऊपर मैंने रूप देवगुण जी से चर्चा की, तो कहने पानी के ऊपर क्या लिखेंगे भाई। फिर मैंने उनको अपनी पूरी योजना बताई, मैंने कहा इस तरह से मेरी योजना है। पानी के ऊपर मैंने उनको जो खंड बनाए उनके ऊपर मैंने चर्चा की। मैंने कहा पहले खंड में लिखूंगा पानी क्या है, जिसमें पानी के बारे में, फिर लिखूंगा पानी कहाँ कहाँ, फिर पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, पानी के प्रकार कौन कौन से हैं, पानी के गुण क्या हैं, पानी के उपयोग, पानी के बिना जिंदगी हमारी कैसी होगी, जल का प्रदूषण हमें क्या क्या हानि पहुंचाता है, पानी से बीमारियां कौन कौन सी होती है, पानी पर मुहावरे क्या क्या है मुख्य मुख्य, और जागरूकता पानी के प्रति हम कैसे ला सकते हैं, और मतलब निष्कर्षतः हम इस बात पानी खुद क्या कह रहा पुकारता हुआ कि आम आदमी से। तो ये मैंने 12 खंड उनको बताए सारे, तो उछल के कूद पड़े, कहने ये तो बहुत बढ़िया और आज के जागरूकता फैलाने वाला संग्रह आपका, इसको आप जल्दी करो। तो मैंने बहुत जल्दी 15 दिन में ये लिखी। तो आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है। हाँ जी, जल्दी की बात आई है, तो अब आप देखना कि जब इसके ऊपर पुस्तक प्रकाशित होगी तो वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे और बता देंगे कि आपने जल्दी की तो हम कितना जल्दी मतलब तो फिर पुस्तक को वो इसकी उपयोगिता को लेकर के इतने आश्वस्त हुए। हाँ जी, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया है कि वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी हर वर्ग के लिए पानी की आज सबसे बड़ी मांग है, आज और नई पीढ़ी के लिए। जी, वो फिल्मी गीत है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो आपने पानी के रंग को इसमें उड़ेल के रख दिया है। पानी का मैंने हर पहलू लिया है इसमें, उनका पूरा पानी पर एक लघु शोध हो जाए, उस तरह से मैंने 12 खंडों में विभाजित करके 108 कविताएं लिखी और फिर अपना पूरा पांडुलिपि तैयार करके परिचय सहित फिर तो आज आपने मतलब कि हमारे साथ पांडुलिपि को लेकर के काफ़ी चर्चा की। निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि लेखक लेखिका अपनी पांडुलिपि को अच्छे से तैयार करके भेजेंगे तो प्रकाशक को भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पांडुलिपि से पहले अपनी रचनाओं पर पूरी मेहनत करें। हमारे पास 200 रचनाएं हैं, तो 200 की 200 किताबें छपने लायक नहीं होती है, उनमें से हम छांटे। जिस तरह से प्राइमरी
तीसरी चौथी पांचवी बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको कम से कम BA MA होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप छठी पास होकर के पांचवी को पढ़ाने लग जाए। तो आपकी 400 रचनाओं में से आप 100 रचनाएं सेलेक्ट करिए जो अच्छी, और उन पे फिर उनको तैयार करिए पांडुलिपि के रूप में, और फिर आप किसी वरिष्ठ साहित्यकार से चर्चा कर लें। अगर आपको संदेह हो तो कहीं कहीं वो शब्दों का भी सही चुनाव करें, डिक्शनरी का भी आप वो संपर्क रहें इसके सानिध्य में। इस तरह से बढ़िया पांडुलिपि तैयार करके एक बढ़िया तरीके से प्रकाशक के सम्मुख प्रस्तुत की जाए तो एक अच्छी पुस्तक बनेगी। खिलता हुआ गुलाब किसे अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से पांडुलिपि का बढ़िया होना भी प्रकाशक की ओर आपको। लेकिन देखिए घमंडी लाल जी, खिलते गुलाब में भी कांटे होते हैं जो सबको अखरते हैं। तो इस तरह से यदि पुस्तक में अशुद्धियां रह गई, गलतियां रह गई, तो वो सबको अखरेंगी। और अशुद्धियों को दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है? उसके लेखक। सबसे पहले लेखक की है। लेखक अपना महंगा सूट सिलवाएगा, ट्रायल के लिए जरूर जाएगा, वह मेरे पर ट्रायल कर देना, बाद में सिलना कहीं गड़बड़ हो जाए तो ठीक वही काम प्रूफ का भी है। प्रकाशक का काम तो बस एक गुलदस्ता तैयार करके, वो तो कच्चा तैयार करके आपको दे दिया ट्रायल के तौर पर। जैसे दर्जी के पास हम ट्राई करेंगे, वैसे पांडुलिपि का प्रूफ देखने का काम। तो विश्वास किया जा सकता है कि आज अपने दर्शकों को ये चर्चा आपके साथ पसंद आई होगी। सही तरीका तो है यही, इससे प्रकाशक और लेखक के और भी संबंध प्रगाढ़ होंगे। और बात जब प्रकाशन की पांडुलिपि की, तो उसको अच्छी तरह से तैयार करके तब हम पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, ताकि आपकी छवि खराब होने की बजाय और बढ़िया बने। जी। तो आज आप आनंद कला मंच स्टूडियो में आए, आनंद कला मंच प्रकाशन में आए, आपने हमारे साथ ये जो चर्चा की, उपयोगी चर्चा की, इसका लाभ हमारे दर्शक उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे आदरणीय घमंडी लाल जी अग्रवाल। बाल साहित्यकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। विश्वास किया जा सकता है कि इनके साथ की गई आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी इस तरह से साहित्य के किसी क्षेत्र विशेष पर विशेष अनुभव रखते हैं और अपनी बात हमसे साझा करना चाहते हैं, तो किसी भी दिन आनंद कला मंच स्टूडियो में आइए और हमारे साथ चर्चा कीजिए, ताकि औरों को भी उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।